Study Plexity JPSC and BPSC. आज की क्लास डेडिकेटेड है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, बहुत बार डिस्कस भी किया होगा। इन्फ्लेशन है बाजार में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, या इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इन्फ्लेशन से किन को फ़ायदा, किन को नुकसान होता है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका क्या है। एक बार आपने मेजर कर लिया, फिर आप अगर उसे रेमेडी करनी है, आपको अगर उसका उपाय लगाना है कि इसे कम कैसे किया जाए, तब आप कर सकते हैं जब आपने मेजर किया हो। तो ज़रूरी है इन्फ्लेशन को मेजर करना। इस क्लास के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं, दूसरा, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तीसरा, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, और इसके साथ-साथ में जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उनको भी देखने की, सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास शुरू करते हैं और इस शब्द का मतलब समझते हैं। The word inflation in itself tells you that something is getting bigger in size. अगर आपका बिल, आप कहीं बाजार में सामान खरीदते हैं और आपके बिल का साइज बड़ा हो गया है, मतलब आपका बिल 400 रुपए का आता था, अब वो बिल 450 रुपए का आने लगा है। What will I say? I will say that your bill has got inflated. Your bill has got inflated. आपके बिल का साइज बड़ा हो गया है। और उसी तरीके से ये शब्द इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी ओवर अ टाइम पीरियड। ओवर अ टाइम पीरियड, किसी कालखंड में, किसी समय सीमा में, या किसी पीरियड में अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक जनरल इंक्रीज इन प्राइस है, किसी एक वस्तु की बात नहीं करेंगे, एक जनरल इंक्रीज है। मतलब अगर आप बाजार जाते हैं और आप एक थैला सामान लेके आते हैं, यू गो टू द मार्केट एंड यू बाय वन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक इफ यू गो टू अ मॉल एंड यू बाय सम प्रोडक्ट्स, यू बाय सम गुड्स, and you also consume some services. You go to the food court and you have your dinner. You go to the theater and watch a movie. These are services that you consume. So let us assume that you have gone to the supermarket, you have gone to the mall, and you have bought a bucket of products, a basket of products. और आपने देखा कि आपका जो बिल आया, उस बिल का साइज ज़्यादा है, और आप देख रहे हैं कि इस महीने में आप जब भी बाहर जाके सामान खरीद रहे हैं, उस बास्केट का जो प्राइस है, वो जो बिल है, वो ज़्यादा आ रहा है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ ए राइज in general level of prices in the economy and the economy has got inflation. मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई। इन्फ्लेशन जनरली इंडिकेट्स ग्रोथ। कैसे? इन्फ्लेशन जनरली इंडिकेट्स कि बाजार में ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का रिश्ता डायरेक्टली डिमांड से होता है। अगर आप बाजार में जा रहे हैं सामान खरीदने, आपके साथ साथ बहुत लोग उस मॉल में जा रहे हैं, उस सुपरमार्केट में जा रहे हैं, उस ग्रोसरी शॉप में जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं जहां वो चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब देयर इज डिमांड, एंड इफ देयर इज डिमांड, दैट मीन्स योर कंजम्पशन इज गोइंग अप। कंजम्पशन इज गोइंग अप। इन्फ्लेशन मोर ऑफन देन नॉट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन ये दर्शाता है कि बाजार में ग्रोथ है। इन्फ्लेशन मोर ऑफन देन नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज 100% थंब रूल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन का मतलब ग्रोथ होगा ही, और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन इन जनरल, सामान्यतः इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। आर्थिक वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि जीडीपी वाले क्लास में हमने ये सीखा है कि जीडीपी बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है या डिमांड बढ़ रहा है, दूसरे शब्दों में अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है या डिमांड बढ़ रहा है, तो जीडीपी भी ऊपर जा रही है। जीडीपी का ऊपर जाना ही तो ग्रोथ होता है। दिस इज व्हाट इज ग्रोथ। दिस इज व्हाट इज ग्रोथ, फॉर गॉड सेक। यही तो ग्रोथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली ड्राइव्स ग्रोथ। और इन्फ्लेशन, इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, अगर एक बहुत स्टीप इन्फ्लेशन नहीं है, अचानक से बहुत ज्यादा प्राइसेस आगे नहीं बढ़ गई, ग्रेजुअल राइज इन प्राइसेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इस
बिंदु को पकड़ के बैठेंगे। इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ होता है। बहुत बार इन्फ्लेशन, बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, दे ऑफन कॉल इन्फ्लेशन एज द ग्रीज ऑफ द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी की जो गाड़ी है उसमें ग्रीजिंग होती रहती है, उसमें ग्रीसिंग होती रहती है। इसका मतलब कि वो गाड़ी अच्छे से स्मूथली चलती रहती है। लेकिन क्या इन्फ्लेशन, फिर तो इन्फ्लेशन अच्छी चीज हो गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं जिस इन्फ्लेशन की अभी तक बात कर रहा हूं वो एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। दैट इज अ वेरी ग्रेजुअल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर यही प्राइस राइज बहुत ज्यादा होने लगे, बहुत फ्लक्चुएटिव होने लगे, बहुत स्टीप होने लगे, दैट इज नॉट अ गुड साइन इन द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन क्या है? इज इट अ बैड थिंग? नॉट पर से, मतलब इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? व्हेन आई से दिस आई एम इंडिकेटिंग कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन बुरी चीज नहीं है। If the inflation goes beyond a certain limit, then it becomes problematic not only for the consumers but for the entire economy. अगर एक लेवल से बाहर चली जाए तो हर किसी के लिए नुकसानदेह है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझी। इन्फ्लेशन क्या बुरी चीज है? आप ऐसे नहीं कह सकते कि बुरी है। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर थोड़ा इन्फ्लेशन है, 2% है, 3% है, 4% है, 4.5%, 5% है, then also it is okay. This kind of inflation is known as creeping inflation. This kind of inflation is known as creeping inflation, and inflation which is up to 4% is known as creeping. Creeping inflation का मतलब क्या? आप एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते थे, इसकी कीमत 100 रुपए की थी, अब इसकी कीमत 104 रुपए की हो गई। परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 4%। तो अगर 4% तक है, वी कॉल इट क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज क्रीपिंग एंड दिस इज इंडिकेटिव ऑफ ग्रोथ। एंड I mean, there should not be much of like anxiety and tension if the inflation is beyond within this limit. अगर 4% के नीचे है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की, चिंतित होने की, अवसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ओके। आई मीन दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिव कि आप ग्रो कर रहे हैं, लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं, इसलिए प्राइसेस थोड़े थोड़े ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते अभी भी 4% के नीचे ही है। The next one is trotting inflation. If creeping inflation goes up, अगर creeping inflation बाहर चले जाए, 4% के ब्रैकेट से ऊपर चला जाए, तो हम उसे trotting inflation कहते हैं। हम उसे trotting inflation कहते हैं। If the inflation goes beyond 4%, we call it trotting inflation. Trotting inflation. We call it trotting inflation. एक बात और समझेंगे कि अगर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन 5%, 6%, 7% से भी ऊपर चला जाए, then trotting inflation converts into galloping inflation, and now you have alarm bells ringing. अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि galloping inflation then will give way to runaway inflation. To runaway inflation. रन अवे इन्फ्लेशन मतलब अब इन्फ्लेशन का जो दर है, मुद्रास्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन का जो रेट है, दैट हैज मूव्ड सब्सटेंशियली बियॉन्ड 10%। दैट हैज मूव्ड बियॉन्ड 10%, 10% के ऊपर चला गया। मतलब जो सामान, जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब वो 110 रुपए का हो गया है। अब ये ग्रोथ की तरफ इशारा करे ना करे, अब ये आपके जेब पे बहुत महंगा पड़ने लगा है। The end consumer has started to suffer, and this is also indicative कि अब पूरे अर्थव्यवस्था में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। So what is inflation? Inflation is rise in the general level of prices. Is it bad? I cannot say it per se. I just cannot say it without knowing what is the amount of inflation. मैं नहीं बता सकता इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा जब तक आप मुझे ये ना बताएं कि इन्फ्लेशन कितना है। अगर इन्फ्लेशन 4% से नीचे है, मैं उसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलूंगा। इन्फ्लेशन जो रेंग रहा है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है क्योंकि ये दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। What if it goes beyond 4%? There has to be some concerns. What if it touches 10%? Serious concerns. Why? Because the next part
The next is horrific. The next stage is horrific, is horrifying, and there have been events in recorded history. इतिहास गवाह है कि बहुत बार बहुत देशों में 40%, अर्जेंटीना 100%, जिम्बाब्वे, चीज़ों की कीमत 100 रुपये 100% बढ़ गई. And what is that known as? That is known as hyperinflation. When the price rise goes beyond 30 to 40%. When inflation moves beyond 30 to 40%, we call it hyperinflation. And this is now serious. This is now, horrifying. क्यों? मेरे जेब में 100 रुपए थे. The purchasing power of that 100 rupee has gone down. वो 100 रुपए की जो क्रय शक्ति थी, मैं उससे जो सामान खरीद सकता था, अब मैं उससे नहीं खरीद पा रहा हूँ. And I am at a deficit of 30 to 40%. जो सामान मैं 100 रुपए में खरीद पाता था, अब मुझे वो 140 में भी नहीं मिल रहा, 140 से भी ऊपर चला गया है. And this is seriously concerning. तो ऐसा कहते हैं कि चलो इन्फ्लेशन ठीक है, कंट्रोल्ड है, अगर 4% तक है तो ठीक है, बट कीप अ क्लोज वॉच ऑन इन्फ्लेशन. कीप अ हॉक आई व्यू ऑन इन्फ्लेशन. उसे देखते रहें कि कहीं वो रेंगते आपके दायरे से, आपके कंट्रोल से, आपके वो ब्रैकेट से बाहर तो नहीं जा रहा है. मुझे उम्मीद है कि आपने इतनी सारी बातें समझी हैं और आगे भी मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे. कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्यों होता है ऐसा? वाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो? क्यों होता है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे कॉमनली रिलेटेड कॉज है, उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. हमने बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई डिमांड और सप्लाई डिमांड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें सीखी हैं. आपको पता है दैट सप्लाई एंड डिमांड they should always be in equilibrium. This is demand, this is supply, and this is the price. ये price. This is quantity, this is price. ये quantity है, this is quantity, and this is price. ये demand, ये है supply. Now I am saying that the demand is moving up. Demand pull कर रहा है, बहुत ज़्यादा demand है, लोगों के जेब में बहुत पैसे हैं, they are going out and they are spending like anything. वो बाहर जा रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं, बेतहाशा खर्च कर रहे हैं. They are being extravagant in their expenditure pattern. So what will happen? This demand curve will shift, will move, and how will it move? It moves in this direction and will come here. Now this is your new demand. Why? Because the demand has gone up. जब ये demand हो गया तो आपके prices कहाँ जाएंगे? Now see, this is the point now. The price has come here. ये P1 जो पहले prices थे, ये P2. क्या आप देख पा रहे हैं? इसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के इस कर्व से क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ता है, ये डिमांड उठ के यहाँ चला गया तो प्राइसेस उठ के यहाँ चले गए. द प्राइस हैज गॉन अप. दिस इज व्हाट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्या आप याद रखेंगे इस बात को कि डिमांड के बढ़ने से सप्लाई और डिमांड में एक मिसमैच आता है. सप्लाई और डिमांड में एक मिसमैच आता है. आप समझिए इस चीज को. फेस्टिव सीजन है. लेट अस सपोज दिस इज लाइक वी हैव जस्ट सीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर. अचानक से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं अज्यूम करता हूं कि अचानक से बाजार में स्वीट्स की, मिठाइयों की खपत, द कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स हैज गॉन अप. यू गो टू द मार्केट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट्स. द स्वीट्स और जो मिठाइयाँ, जो रसगुल्ले, जो लड्डू आपको कम कीमतों पे मिल पा रही थी, अब उनके प्राइसेस ऊपर चले गए क्योंकि उनका डिमांड ऊपर चला गया. इफ आई टॉक अबाउट वेस्टर्न कंट्रीज, उनके यहाँ क्रिसमस के दौरान मीट के प्राइसेस दे शूट अप. व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉन वेजिटेरियन एंड दे ईट अ लॉट ऑफ मीट. द डिमांड ऑफ मीट गोज अप. बिकॉज द डिमांड इज गोइंग अप, द प्राइसेस ऑल्सो गो अप. ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट factors due to which prices go up. Most important factor due to which the prices go up. आगे बढ़ें.
तो हमें दिखाई देगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन को ऊपर ढकेल रहा है। कौन सा कॉस्ट? इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट, अगर इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया, क्या होगा? मान लेते हैं आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप कुछ एक सामान बनाते हैं और इस सामान में कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं। ये रॉ मटेरियल्स ऐसे दिखाई देते हैं। These raw materials look like this. The price of these raw materials have gone up. When the price of these raw materials go up, what happens? What happens? The price of the finished product goes up. अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात आसानी से समझ आ गई कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ें। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर आपकी इकोनॉमी में, आपकी अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है, स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है, मतलब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ही नहीं है, क्या होगा? इनएफिशिएंट है आपका इकोनॉमी। आपके पास, मान लेते हैं, एक ऐसा देश, एक ऐसा गांव, एक ऐसा शहर जहां पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था नहीं है, तो क्या होगा? वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सब्जियां, फल, ये सारी चीजें महंगी होगी, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना में ही दिक्कत है। मान लेते हैं कोई ऐसा शहर है जहाँ पे बस कनेक्टिविटी नहीं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, जहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है, वहां आप देखिए टैक्सी की कीमतें 400 रुपए 1 किलोमीटर के लिए। तो अगर स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है, इफ द इकोनॉमी इज इनएफिशिएंट, then the prices of the goods and services they go up. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी महंगा है। आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, वियतनाम से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और क्या कारण हो सकते हैं? होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। अभी प्याज 20 रुपए किलो है, मैं गया बाजार से, मैंने 100 किलो प्याज खरीद के रख लिया। कितने में? 20 रुपए प्रति किलो। और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन प्याज की कीमत 100 रुपए की हो जाए, या मैं इंतजार कर रहा हूं समय का जब प्याज की डिमांड बढ़ जाए। जब प्याज की डिमांड बढ़ेगी तो मैं बाजार में अपना प्याज लेके आऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे 100 रुपए प्रति किलो चाहिए। मैंने होल्ड कर लिया, बाजार से लेके अपने पास रख लिया और इंतजार किया उस दिन का जब प्याज की डिमांड बढ़ेगी और मैं महंगे दाम में बेच पाऊंगा। दिस इज इलीगल। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, मान लेते हैं कि मैंने बाजार में, मैंने अखबार में, मैं लोकल कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, या आई हैव सम बिट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, मैंने एक खबर चला दी कि चावल की कीमतें बढ़ने वाली है। क्या होगा? अचानक से मेरे जितने मोहल्ले वाले हैं वो दौड़ लगाएंगे चावल खरीदने के लिए। ऑल ऑफ ए सडन द डिमांड गोज अप। द मोमेंट द डिमांड गोज अप ऑल ऑफ ए सडन, कैन यू रिमेंबर द पीरियड दैट व्हेन वी हैड दिस पैंडेमिक? क्या आपको याद है कि अचानक से मास्क की कीमतें 200, 250, सैनिटाइजर की कीमतें 200, 400, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? स्पेक्यूलेशन की वजह से प्राइस राइज होता है। तीसरी चीज, कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन का मतलब, अगर मान लेते हैं आप एक फ्रूट मार्केट में गए और वहां पे 50 फ्रूट सेलर्स हैं। यू गो टू ए फ्रूट मार्केट एंड देयर आर 50 फ्रूट सेलर्स, और इन फ्रूट सेलर्स ने आपस में एक कार्टेल बना लिया है और इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये सेब, ये एप्पल, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट बिलो 200 रुपीज पर केजी। वॉट कम वॉट में, जो हो जाए, हम 200 रुपये से नीचे ये नहीं बेचेंगे। कीमतें बढ़ गई। अब आप दूसरे वाले के पास गए, वो भी बोल रहा है 200 रुपये, तीसरे के पास गए, वो भी बोल रहा है 200 रुपये। यू आर बाउंड टू बाई फ्रॉम द वेरी सेम मार्केट। ऐसा तो नहीं कि आप ट्रेन की टिकट कटाएंगे, दूसरे शहर जाएंगे सेब खरीदने के लिए।
दिस इज नोन एज कार्टेलाइजेशन एंड इज अगेन इलीगल। कार्टेलाइजेशन, इसके साथ साथ कुछ अगर ऐड कर सकें इसमें, तो हम इसमें ब्लैक मार्केट ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि ब्लैक मार्केट की वजह से भी प्राइसेस बढ़ती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल नहीं है और आपने चुरा के छुपा के उसे बेचने की कोशिश की, उसे हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। जो लोग मूवी थिएटर में जाते थे कुछ सालों पहले, जब सिंगल स्क्रीन हुआ करता था, तो आपको पता है कि जब शॉर्टेज होता है तो 10 रुपए की टिकट 100 रुपए में, 200 रुपए में मुंह मांगे कीमत पे बिकती है। जिस राज्य में शराबबंदी है, जो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे शराब दूसरे राज्यों से लाकर बिकती है और महंगी कीमतों पर बिकती है। इसे हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? और हो सकता है सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक या सप्लाई रिलेटेड, अचानक से सप्लाई बहुत कम हो गया, फिर भी हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन है बाजार में, सप्लाई बहुत कम हो गया। देखते हैं, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज द प्राइस। अब अचानक से सप्लाई कम हो गया, सप्लाई शॉक है। मान लेते हैं अचानक से प्याज बाजार में है ही नहीं, टमाटर बाजार में है ही नहीं, तो सप्लाई नीचे चली गई। जब सप्लाई नीचे जाएगा तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ब्लू ग्राफ जो है, वेयर विल दिस ब्लू ग्राफ गो? इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इन द बेसिक्स ऑफ दोज माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर्स। तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है? सो द प्राइस विल नाउ गो अप टू दिस। जब सप्लाई यहां से यहां गया तो प्राइस P1 से उछलकर P2 तक। This is how a reduction in supply, which is also known as supply shock, creates inflation in the economy. मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात भी समझ ली। इसके साथ साथ हम यहाँ एक और चीज समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आपने इंपोर्ट किया है, मान लेते हैं कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो, मान लेते हैं अभी ईरान के साथ कुछ टेंशन चल रहे हैं, सीरिया में भी कुछ प्रॉब्लम है, येमेन हूथीज का प्रॉब्लम चल रहा है, सऊदी अरेबिया यूएई प्रॉब्लम चल रहा है, और ये सारे कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं। दे ऑल आर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर किसी वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ जाएं, और आपको पता है कि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल का आयात करते हैं, वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, तो जब कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, हमारे देश में महंगा सामान आएगा, तो जब बाहर से ही महंगा खरीद रहे हैं तो हमें अपने बाजार में भी महंगा कीमत देना पड़ेगा उसके लिए। इस तरीके के इन्फ्लेशन को जो हम इंपोर्ट करते हैं, दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विच वी इंपोर्ट इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आगे बढ़े, समझा आपने कितने तरीके के इन्फ्लेशन है? आई विल जस्ट समराइज थिंग्स फॉर यू। कितने तरीके के इन्फ्लेशन? डिमांड पुल, डिमांड ऊपर चला गया, इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा कॉस्ट पुश, रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट ऊपर चले गए, इन्फ्लेशन हो गया। तीसरा स्ट्रक्चरल, आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है, अभी भी आप वो वुडन प्लाउ यूज करते हैं, अभी भी आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, अभी भी आपके पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं है। क्या होगा? जब इनएफिशिएंसीज है तो चीजें महंगी बिकेंगी क्योंकि पैदावार ही नहीं है। यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, योर प्रोडक्टिविटी हैज रिमेन्ड लो, and that is what makes your economy inefficient, and an inefficient economy will always have structural inflation. इसके साथ साथ हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि होर्डिंग, स्पेकुलेशन, कार्टेलाइजेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजों की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। इसके साथ साथ हमने क्या सीखा? इसके साथ साथ हमने सीखा कि सप्लाई शॉक, सप्लाई में अगर अचानक से कोई रिडक्शन आ गया है तो भी इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई शॉक। और हमने एक और चीज समझी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट भी करते हैं,
क्योंकि हम बहुत सारे सामान इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन सामानों की, उन गुड्स की, उन सर्विसेज की कीमत बढ़ी तो हमारे बाजार में भी बढ़ी। क्या है ये? दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। दीज आर ऑल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉज तो पढ़ लिया, अब हमें देखना है कि इसका प्रभाव क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। लो इनकम ग्रुप्स दे सफर द मोस्ट। जो लोग कम पैसे कमाते हैं, जिनका वेतन, जिनकी आमदनी कम है, सबसे ज्यादा परेशानी उनकी होती है। क्यों? बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी हैज गॉन डाउन, डिमिनिशेस द परचेजिंग पावर। मेरे पास जेब में 100 रुपए थे, मैं इससे एक दिन का ग्रोसरी या राशन का सामान, चावल दाल, मैं एक डेली वेज लेबरर हूँ और मैं 100 रुपए में एक दिन का ग्रोसरी, एक दिन का राशन खरीद पाता था। अब क्या है, ये एक दिन का राशन की कीमत हो गई 120 रुपए। आई एम नॉट एबल टू बाय दैट वन डे ऑफ ग्रोसरी फ्रॉम दिस अमाउंट। मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, पहले एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स थे, अब वो बास्केट नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर नीचे चली गई। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से डिमिनिशेस द परचेजिंग पावर। आपके क्रय शक्ति को नीचे खींच के लाती है, आपके क्रय शक्ति को छोटा कर देती है इन्फ्लेशन। दूसरे कौन से लोग हैं? पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम, जिनका इनकम फिक्स्ड है, वही वैसे ही लोग हैं, डेली वेज लेबरर हैं, तो 100 ही रुपए मिलते हैं उसको। या आप एक फिक्स्ड सैलरी पे कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपका मंथली एक्सपेंस 35,000 रुपए था, 35K। 50,000 आपकी आमदनी थी और आपका मंथली एक्सपेंस वाज 35K। अब क्या हुआ, मंथली एक्सपेंस, क्योंकि कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, सामान की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ गई, मेट्रो के टिकट की कीमत बढ़ गई, रेल टिकट की कीमत बढ़ गई, इसीलिए ये बढ़ के 40,000 हो गया। जब ये 35 से 40 हुआ तो आप पहले 15,000 रुपये बचा पाते थे, अब आप सिर्फ 10,000 बचा पाएंगे। क्योंकि 50 में पहले आप 35 खर्च करते थे, 15 सेव करते थे, उस सेविंग में कुछ इन्वेस्ट भी करते थे। अब 40 तो खर्च कर देते हैं तो 10 बचा पाएंगे, उस 10 को बचाएंगे, थोड़ा उससे इन्वेस्ट करेंगे, 15 से घट के ये 10 पे आ गया। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, ड्रैग्स डाउन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों को नीचे लेके आता है। अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों को नीचे लेके आता है तो आपको एक बात और समझना चाहिए कि इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग द ग्रोथ, क्योंकि सेविंग ग्रोथ को ऊपर धक्का देती है। इट पुशेस द ग्रोथ इन द अपर डायरेक्शन। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज। और अभी हम धीरे धीरे ये सीखेंगे बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, कि द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंक्रीज द सेविंग इन द इकोनॉमी। सेविंग बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद सरकार कर रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया आपका। आप एक लाइफस्टाइल फॉलो करते थे कुछ उतने पैसे में, अब उतने पैसे में आप वो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ गया। ये हुआ, ये समझ गए, ये समझ गए, ये भी समझ गए। अब है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे क्या है? जो मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान बेचता था, अब मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो सामान अगर मैं अपने बाजार में बेचूं तो मुझे फायदा है, क्योंकि मैं महंगे कीमतों पे वो बेच पा रहा हूँ। द एक्सपोर्ट्स ऑल्सो कम डाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 बिंदुओं के बारे में एक समझ विकसित हुई है। यहाँ एक चीज लिखा है, इसे ध्यान से देखें। इनडायरेक्टली ऑगमेंट्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू। सरकार का जो राजस्व है उसमें मदद करता है। क्यों? क्योंकि एक कमीज है जो 1,000 रुपए की है, मान लेते हैं 100 रुपए की है, उस पर सरकार आपसे 18% की जीएसटी लेती है, उस पर सरकार चार्जेस 18% जीएसटी, एंड द प्राइस ऑफ द शर्ट बिकम्स 118। व्हाई? बिकॉज 100 प्लस 18, सॉरी, व्हाई? बिकॉज 100 प्लस 18। अब मैं बोल रहा हूँ इस शर्ट की कीमत बढ़ गई, शर्ट की कीमत बढ़ के 120 रुपए हो गई, सरकार आपसे 18% फिर से लेगी, 18%, the government will charge 18% again from you. 18% का मतलब 21 रुपए 60 पैसे। सर कैसे किया? ये होता है, ऐसे ही होता है मैथ्स में। 18% of 120 is 21.6 if I'm not wrong। 120 प्लस, तो आपने देखा कि सरकार के पास पहले 18 रुपए जा रहे थे,
सरकार के पास पहले 18 रुपए जा रहे थे, अब 21 रुपए 60 पैसे जा रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से सरकार का राजस्व बढ़ता है, अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट अ वे द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग। सरकार ऐसा नहीं करती है, इन्फ्लेशन बढ़ने देते हैं, उससे जीएसटी आ जाएगा ज्यादा। दिस इज नॉट द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस। आई एम जस्ट सेइंग इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है। दिस इज अनइंटेंशनल, प्लीज अंडरस्टैंड। इसके लिए सरकार को ऐसा प्रयास नहीं करती कि इन्फ्लेशन होता रहे ताकि हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हो जाए। कहीं आप ऐसा ना समझे कि सरकार ऐसा करती है, जी नहीं। कौन जीता कौन हारा, किसने क्या पाया किसने क्या खोया, विनर्स। इन्फ्लेशन में जीत किसकी? लॉन्ग रन में देयर इज नो वन हु इज द विनर। आई एम टेलिंग यू, यू विल अंडरस्टैंड दिस। लेकिन इन्फ्लेशन से कुछ कुछ लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जो जिनका इनकम का ग्रोथ इन्फ्लेशन के ग्रोथ से ज्यादा हो। मान लेते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा। मान लेते हैं इन्फ्लेशन 5% और आपकी सैलरी का ग्रोथ 10%। सैलरी ग्रोथ is 10%. You don't feel that heat. Why? Because 5% अगर बढ़ भी गया, मान लेते हैं 100 रुपए की चीज 105 की हो भी गई, तो आपकी सैलरी अगर 100 थी वो तो 110 हो गई। So people whose income is rising at a rate which is higher than the inflation rate, उनको बहुत ज्यादा समस्या झेलनी नहीं पड़ती है। दूसरा, जो लोग डेटर हैं, जिन लोगों ने उधार में पैसे लिए, जिन लोगों ने उधार, मान लेते हैं आपसे मैंने 100 रुपए लिए, आप हैं ये, मैं हूं ये, आपने मुझे 100 रुपए दिए। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको एक वादा किया, मैंने बोला कि मैं आपको 5% दूंगा। बढ़िया, 1 साल के बाद आप आए मेरे पास, मैं आपको 105 रुपए दे दिया मैंने। लेकिन बाजार में 6% का इन्फ्लेशन है, मतलब बाजार में 6% का इन्फ्लेशन है। इसका सीधा मतलब यही है कि 100 रुपए की चीज अब 106 रुपए की हो चुकी है। तो आप ये अपना 105 रुपए लेके जाएं बाजार और खाली हाथ लौट के आए, क्योंकि वो सामान तो 106 का हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझी। अगर मुझे 5% का ब्याज मिल भी गया तो क्या फायदा? मतलब अगर आपको 5% का ब्याज मिल भी गया तो उससे फायदा क्या हुआ? आपको 105 रुपए मिले। आपको लगा कि चलो बाजार चलते हैं, वहां पे 100 रुपए की चीज देखी थी, वो 100 रुपए की चीज उठा के ले आते हैं। बाजार में इन्फ्लेशन है 6%, वो 100 रुपए की चीज जो आपके ख्यालों में घूम रहा था, वो 100 रुपए की चीज 106 रुपए का हो चुका है। Which means you are at loss. Who are you? You are, please understand this, you are the creditor. You are the creditor. जिसने पैसे दिए हैं, जिसने पैसा दिया है, he is at loss. He is at loss. जो पैसा, जिसने पैसा लिया, उसे कोई लॉस नहीं है। तो ये he is the debtor and he is feeling okay. उसे लग रहा है चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी सही चल रही है, सही है। This is how debtors are winners and creditors are losers. विनर सरकार क्यों है? अभी हमने सीखा कि सरकार का राजस्व बढ़ता है, इसलिए सरकार भी एक विनर के तौर पर निकल के आती है। लूजर्स में और कौन है? इंडिविजुअल्स ऑन फिक्स्ड इनकम। याद है आपको वो 100 रुपए की मजदूरी वाला मजदूर जो हर दिन 100 रुपए कमाता है, उसका फिक्स्ड इनकम है। मैं मान लेता हूं कि मेरी सैलरी, आपकी सैलरी फिक्स्ड सैलरी है जो इन्फ्लेशन के साथ ऊपर नीचे नहीं हो रही है, हम लोग भी लॉस पे। Retirees, why? Because people who have retired, they are dependent on fixed sources of income, and that is why they also lose in this entire process. इस डिस्कशन से एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, खासकर ये डेटर और क्रेडिटर के डिस्कशन से। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट पे इसे पैसे मिल रहे थे? 5% में। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसे कुछ नहीं मिला, जबकि इसका नुकसान हो गया। मैं आपको समझाता हूं ये बात। इंटरेस्ट, मान लेते हैं एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। वी इमेजिन अ सिनेरियो वेयर देयर आर टू पीपल, वन इज अ क्रेडिटर, द अदर वन इज द डेटर। ये बंदा ये पैसे देता है,
ये बंदा पैसे लेता है, डेटर, डेट में पैसे लिए, इसने पैसा दिया, इसने इसको पैसे दिए और इसने बोला कि मैं आपको ब्याज दूंगा, ठीक है, इसने बोला मैं 5% का ब्याज दूंगा। क्रेडिटर ने बोला बहुत बढ़िया, दे दो। क्रेडिटर ने बाजार में जाके ये नहीं देखा कि इन्फ्लेशन कितना है, बाजार में इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशन इन द मार्केट इज, मान लेते हैं इन्फ्लेशन इन द मार्केट इज 3%। जो इंटरेस्ट रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे इन दोनों का करार हुआ है, बात हुई है, उसे हम कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जो रियल इंटरेस्ट इसे मिलेगा, कितना मिलेगा, 5% ये दे रहा है, मतलब 5% ये दे रहा है, इसका सीधा मतलब क्या, 100 रुपए का 105 देगा। लेकिन बाजार में जो 100 रुपए का सामान है वो 103 का हो चुका है, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज ओनली 2%। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन अगर हम माइनस करें, इफ वी सब्ट्रैक्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, then we get a metric which is known as real interest rate. Real interest is what? It is nominal interest rate minus inflation. जो रियल ब्याज आप कमा रहे हैं वो नॉमिनल जो आपको बोला गया है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करें, तब आपको मिलेगा रियल। रियली आप क्या कमा रहे हैं। ये साहब इन्हें ऐसा लग रहा है कि 5% मिल रहा है, पर 5% नॉमिनल है, रियल कितना मिला, 2%, क्योंकि 5 में से 2 घटाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझी है। अगर आपने ये बात समझी है तो बहुत चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आने वाली है। आगे हम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिनेंशियल सिस्टम्स, वहाँ पे भी ये बात फिर से आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। इन्फ्लेशन टैक्स एंड फिस्कल ड्रैग। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब कि ये एक तरीके का हिडन, इन्फ्लेशन इज अ काइंड ऑफ हिडन टैक्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इज अ काइंड ऑफ हिडन टैक्स। जो आप सामान 100 रुपए में खरीद पाते थे, अब वो सामान 110 में मिल रहा है। इसका मतलब कि अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, विच इज वाई इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ हिडन टैक्स। और टैक्स इसलिए भी बोल रहे हैं इसे क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जो रेवेन्यू जाता है वो बड़ा दिखता है। जैसे हमने समझा है 100 रुपए की शर्ट, उस पर 18%, 18 रुपए सरकार के पास। उसी शर्ट की कीमत 120 रुपए, 18%, 21 रुपए 60 पैसे सरकार के पास। इन्फ्लेशन था बाजार में, उस शर्ट की कीमत बढ़ गई, इसी वजह से सरकार के पास जो टैक्सेस जा रहे हैं वो बढ़ जाता है। दिस इज अनइंटेंशनल, दिस इज हिडन, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इन्फ्लेशन टैक्स। फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है? इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो इनकम है दैट मूव्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। हायर टैक्स ब्रैकेट, आपका जो आमदनी है, मान लेते हैं आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप यू रन अ फैक्ट्री और आप बनाते हैं, फिर से मैं शर्ट ही ले लेता हूँ, जैकेट्स ले लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ। आप जैकेट 500 रुपए में बेचते थे, अब वो जैकेट 550 का बिकता है। पहले आप दिन भर में, एक साल में मान लेते हैं 100 जैकेट बेचते थे, आपकी आमदनी थी 50,000 रुपए। अब आप अभी भी आप 100 जैकेट बेच पा रहे हैं, आपकी आमदनी है 55,000 रुपए। जब सरकार को आपने बताया कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, व्हाट इज योर ईयरली इनकम, आपने बोला कि 55,000, आप चले गए ज्यादा टैक्स वाले ब्रैकेट में। टैक्सेशन में हम ये सीखेंगे, आपकी आमदनी के हिसाब से आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं। कौन सा टैक्स? या तो पर्सनल इनकम टैक्स, या कॉर्पोरेशन टैक्स, या कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो आप जैसे ही ऊपर वाले ज्यादा आपने इनकम किया, सरकार ने आपका गला और जोर से दबाया, सरकार ने आपसे ज्यादा टैक्सेस निकाले। दिस इज व्हाट इज नोन एज फिस्कल ड्रैग। Because of inflation in the economy, your income moves into higher tax bracket. The moment you go into higher tax bracket, you pay more income tax or corporate tax. मुझे उम्मीद है कि आप फिस्कल ड्रैग जैसे कठिन शब्द को भी आसानी से समझ पा रहे हैं। अलग अलग तरीके की चीजें हैं। डिफ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज
fall in prices. This is the exact opposite of inflation. Fall in prices. कीमतें नीचे गिर रही हैं. Fall in prices. कोई सामान 100 रुपए का था, अब वो 90 का बिक रहा है, अगले महीने 80 का बिक रहा है, अगले महीने 75 का बिक रहा है, अगले महीने 68 का बिक रहा है. This is what is deflation. What is disinflation? डिसइंफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन अभी भी है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो दर है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज गॉन डाउन. मतलब मैं उदाहरण से 100 रुपए की चीज 110 में 110 तक चली गई. मतलब कितना इन्फ्लेशन है भाई? हाउ मच इज द इन्फ्लेशन? यू हैव टू डू मैथ. दिस मैथ ये आसान है क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं. कितना परसेंट बढ़ गया? 10%. अब 110 से बढ़ के ये 115 हो गया. अभी भी कीमतें बढ़ी या नहीं? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. हैज द प्राइस गॉन अप? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. 110 से 115 प्राइस बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा. क्या उसी दर से बढ़ा जितना यहां बढ़ा था? क्या दर है भैया? कितने रेट से बढ़ा? रेट कैसे निकालते हैं? डिफरेंस 5 रुपये डिवाइड बाई इनिशियल या बेस 110 गुना 100 50/11. 50/11 इज अप्रोक्सीमेटली 4%. अप्रोक्सीमेटली 4%. ध्यान देंगे, डिसइंफ्लेशन का मतलब ऐसा नहीं कि प्राइसेस घट रहे हैं. डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस आर गोइंग अप, यस, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस हैज गॉन डाउन. जिस दर से बढ़ रही थी, जितने कूद फांद के बढ़ रही थी, उतने कूद फांद के नहीं बढ़ रही है. अब बढ़ोतरी की दर कम हो गई है. द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस हैज कम डाउन. स्टैगफ्लेशन ध्यान से समझते हैं. स्टैगफ्लेशन बनता है 2 शब्दों से. पहला है स्टैग्नेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन. पहला है स्टैग्नेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन. इसके साथ साथ में इस सिचुएशन में एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है. जब किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा सिचुएशन हो, ऐसी समस्या हो कि स्टैग्नेट कर गई इकोनॉमी, मतलब ग्रोथ भी नहीं, और इन्फ्लेशन है. दिस इज अगेन पैराडॉक्सिकल. ये अपने आप में एक अंदरूनी द्वंद्व है इसमें. देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस थिंग. स्टैग्नेट कर गई इकोनॉमी मतलब ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन है. देयर इज नो ग्रोथ बट देयर इज इन्फ्लेशन. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ी है. ठीक है. दिस स्टैगफ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज एन इकोनॉमिस्ट्स नाइटमेयर, क्योंकि इसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल है. आप कैसे करेंगे? स्टैग्नेट कर गई इकोनॉमी और इन्फ्लेशन भी है. आपने इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टिमुलस दिया, थोड़ा सा धक्का दिया पीछे से. कैसे? सरकार ने अपने खर्च बढ़ा दिए. सरकार ने अपने खर्चे बढ़ाए. जीडीपी क्या होता है? C+I+G+X. सरकार ने अपने खर्चे बढ़ाए. जैसे सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया, इन्फ्लेशन और बढ़ गया. आप एक को पकड़े, दूसरा आपके हाथ से छूट जाए, ये समस्या है. फिर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डिमांड को कट किया, लोगों के जेब से पैसे निकाल लिए कि बहुत खर्च कर रहे हो भाई, वापस आओ. लोन महंगे कर दिए. जैसे ही आपने लोगों के जेब से पैसे निकाले, टैक्सेस बढ़ा के या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन पे, वैसे स्टैग्नेशन फिर से बढ़ गया. आपने स्टैग्नेशन पकड़ा, इन्फ्लेशन हाथ से निकल गया. आपने इन्फ्लेशन पकड़ा, स्टैग्नेशन बढ़ गया. समस्या ये. एंड दैट इज वाई सप्लाई साइड इकोनॉमी, हमने बात की है इसके बारे में. सप्लाई साइड इकोनॉमी 1980s में बड़ा पॉपुलर हुआ ये. और रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर, इन सब ने बोला कि अगर हम स्टैगफ्लेशन की समस्या है तो हम सप्लाई साइड को बूस्ट कर सकते हैं. लेकिन ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नुस्खा है नहीं. आप सप्लाई साइड को कितना ही बढ़ाएं तो इन्फ्लेशन तो हाथ से निकलेगा. टैक्स को कट करें, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा. लबोलुबाब ये है कि स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जब तिकड़ी बना ले, व्हेन यू हैव द कॉम्प्लिकेटेड ट्रायो of stagnation, inflation and unemployment, the situation is known as stagflation. आगे बढ़ेंगे और हमें एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्क्यूफ्लेशन. देख पा रहे हैं आप? स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? इट इज राइज इन प्राइसेस ऑफ सम प्रोडक्ट. स्क्यूड है, द वर्ड इज स्क्यूड.
इन्फ्लेशन तो है पर जनरल राइज इन प्राइसेस नहीं है, कुछ चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बाकी चीजें नॉर्मल है, नोन एज स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज सीखेंगे यहाँ पे, आपने सुना भी होगा, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, इसमें क्या, कीमतें नहीं बढ़ती हैं लेकिन जो गुड और सर्विस आपको बेची जाए उसका अमाउंट कम हो जाता है। एक सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें क्या देते हैं, एक टूथपेस्ट जिसकी कीमत 100 रुपए की थी, 100 रुपए में 100 ग्राम मिलते थे, अभी भी 100 रुपए है लेकिन 100 रुपए में 90 ग्राम मिलने लगा। तो कीमतों, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका वो साइज छोटा हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, कीमतें वही रहती हैं। कान को ऐसे पकड़ें, कान को ऐसे पकड़ें, द प्राइस इज गोइंग अप। अगर आप पर ग्राम प्राइस निकालेंगे तो पर ग्राम प्राइस हैज गॉन अप। श्रिंकफ्लेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो पैकेट है वो श्रिंक कर जाता है, छोटा दिखाई देता है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन हमने सीखा है, इन्फ्लेशन फ्यूएल्स ग्रोथ। इन्फ्लेशन, मैं मान लेते हैं, मैं आई एम ए प्रोड्यूसर, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ और मैं जो गुड्स या सर्विसेज बेचता हूँ उसकी कीमतें बढ़ गई। When the price has gone up, my profits are also going up. क्योंकि जो चीज़ मैं 100 रुपए में बेचता था वो मैं 110 रुपए में बेच रहा हूँ। जब प्रॉफिट बढ़ा तो what will I do? I will try to produce more. Please understand this. I will try to produce more. The production also goes up. The moment production goes up, I need more people to produce that for me. मैं और ज़्यादा लोगों को हायर करूँगा और ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दूंगा क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो महंगा बिक रहा है, मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाने से प्रॉफिट्स बढ़ता है, प्रॉफिट के ऊपर जाने से आप मोटिवेट होते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, और जैसे ही आप ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, यू विल एम्प्लॉय मोर पीपल, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सीधा मतलब क्या है इसका, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बाजार में बढ़ता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक रिश्ता क्या है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड इनवर्सली। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मान लेते हैं यहां मैं इन्फ्लेशन लिखता हूं, यहां मैं अनएम्प्लॉयमेंट लिखता हूं। अगर इन्फ्लेशन यहां है, ज्यादा है मतलब, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अगर इन्फ्लेशन यहां है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहां है। अगर इन्फ्लेशन घट के यहां आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के यहां आ गया। अगर इन्फ्लेशन घट के यहां आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के यहां आ गया। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। दिस ग्राफ इज नथिंग बट फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, अर्थशास्त्री हैं फिलिप, उनके नाम पे ये कर्व दिया गया क्योंकि उन्होंने ही ये बताया कि इस तरीके से एक जनरल पैटर्न नोटिस किया उन्होंने अर्थव्यवस्था में कि जब जब मुद्रास्फीति बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। लेकिन ध्यान हो आपको, स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे फिलिप साहब फेल कर जाते हैं। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर यू हैव इन्फ्लेशन बट स्टिल यू हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे फिलिप कर्व फेल कर जाता है। आगे बढ़े, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के इंडिकेटर। अब हमने क्या क्या सीखा है, इन्फ्लेशन के कॉजेस सीखे, इन्फ्लेशन के इफेक्ट सीखे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, व्हाट आर द इंडिसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। जो सबसे पहला तरीका है उसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये क्या है, इन्फ्लेशन आप कैसे मेजर करेंगे। मैं मान लेते हैं आपको ये टास्क दूं कि आप जाओ बाजार में इन्फ्लेशन मेजर करो। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक महीने में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबका कीमत कितना था और कितना था और अब कितना हो गया वो मेजर कर लें? नहीं, क्योंकि एक महीने में वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल ही। तो अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू मेजर
द प्राइस राइज इन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका पहला जवाब ये होगा कि फिर साहब मुझे 1 साल की मोहलत, 1 साल का समय दिया जाए। तो मैं जितने, अब आम का मौसम तो है नहीं है, लीची का मौसम तो है नहीं है, अम्ब्रेला का मौसम तो है नहीं है, वाटर पार्क जैसी सर्विसेज का मौसम तो है नहीं है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, 1 पूरा साल लगेगा। मैं बोलूँगा ठीक है 1 साल ले लो, और 1 साल के एंड में मुझे बताना इन्फ्लेशन कितना था। 1 साल के बाद में आप आए और आपने मेजर किया एक इन्फ्लेशन या एक मेट्रिक, एक इंडेक्स लेके आए आप अपने हाथ में एक कागज में लिख के, और उस इंडेक्स को आप बता रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स है जिसकी मदद से हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी 200। पूरा साल, एक पूरा साल निकल जाए उसके बाद ही ये डेटा आपके पास आ सकता है। अब समझिए इस बात को। मान लेते हैं कि मुझे ब्लड शुगर है, और मैं गया लैब में, पैथोलॉजी लैब में, और उसने मेरा टेस्ट किया। उसने बोला कि मैं एकदम अच्छे से चेक करूंगा, हर दिन चेक करूंगा, और 1 साल के बाद में लेकिन आपको बताऊंगा कि आपको ब्लड शुगर था कि नहीं। हो सकता है 1 साल के बाद में अपने रिपोर्ट को पढ़ने के लिए मौजूद भी ना हो। जो उम्मीद है कि आप ये बात समझ रहे हैं। जब 1 साल के बाद आपको वो पता भी चल जाए कि इन्फ्लेशन था, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो 1 साल के बाद मिलता है। अच्छाई बस यही है कि इसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज को हम ट्रैक कर लेते हैं। वी ट्रैक द प्राइस राइज ऑफ ऑल द गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज, ऑफ ऑल द गुड्स एंड ऑल द सर्विसेज। बस अच्छा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन लेके आता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स लेके आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें दिस इज अ बास्केट बेस्ड। क्या होता है समझें, बास्केट बेस्ड इंडेक्स मतलब कि मैंने बोला कि भाई मुझे जल्दी चाहिए, मुझे 2 हफ्ते में चाहिए, आई नीड द डेटा इन 2 वीक्स। वाई? बिकॉज इफ यू विल टेल मी कि देयर इज इन्फ्लेशन, आई कैन डू समथिंग, आई कैन हेल्प पीपल, प्लीज। आपने कहा ठीक है। तो मैं हर गुड्स और हर सर्विसेज में मेजर नहीं कर सकता, मैं कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज में मेजर कर लूंगा। वो गुड्स और वो सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हो। मैंने बोला जाओ बना लो। आप गए और आपने एक बास्केट बनाया, आपने एक बास्केट बनाया, और इस बास्केट में कुछ गुड्स, आपने एक बास्केट बनाया, इस बास्केट में कुछ डाले गुड्स, कुछ डाले कुछ डाले गुड्स। क्या क्या गुड्स डाले? प्राइमरी आर्टिकल्स डाले, खाने पीने के सामान, थोड़े फूड आइटम्स, ठीक। कुछ फ्यूल के आइटम्स डाले, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर के आइटम्स डाले, और सबसे ज्यादा जो डाला वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, 60%। 60% नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स डाले। और आप ये बक्सा, ये बास्केट तैयार करके आए, और आपने बोला कि इतने, पिछले महीने इतना था, इस महीने इतना है। तो मुझे ये पता चल गया कि होलसेल लेवल पे कितना इन्फ्लेशन है। जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब मुझे ये पता चल जाए कि होलसेल लेवल पे कितना इन्फ्लेशन है, इससे पहले कि वो रिटेल लेवल तक जाए और कंज्यूमर्स को, एंड कंज्यूमर्स को, जो लोग गरीब हैं, जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उनको भी परेशान करें, मैं यहीं पे कोई उपाय करूं। आई रेमेडी इट, आई रेमेडी इट। मैं कोई ना कोई रेमेडी लेके आऊं कि होलसेल लेवल पे जो मुद्रास्फीति हुई है वो रिटेल लेवल तक ना जा पाए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अच्छा यहाँ 700 आइटम्स होते हैं इस बास्केट। एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज द मोस्ट यूजफुल। वाई? बिकॉज इट इज affecting, or it measures the price rise at the consumer level। कंज्यूमर के लेवल पे आके प्राइस राइज को मेजर करता है। दैट इज वाई इट इज वेरी एफिशिएंट, वेरी यूजफुल। फूड्स एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, सबसे ज्यादा वेट फूड एंड बेवरेजेस का है, क्योंकि हमारी जरूरत फूड एंड बेवरेज है। कंज्यूमर के एंड में सबसे, मैं एक एंड कंज्यूमर हूं, आप भी एक एंड कंज्यूमर है, आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब करेगी इन्फ्लेशन
जब फूड की कीमतें, पेय पदार्थ की, खाद्य पदार्थ की कीमतें और पेय पदार्थ की कीमतें बढ़ेंगी. इफ द प्राइस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस गो अप, यू विल बी इम्पैक्टेड द मोस्ट. हाउसिंग, घर की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें बढ़ेंगी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लोथिंग, फुटवेयर. यहाँ भी एक बास्केट बनाते हैं, यहाँ भी एक बास्केट बनाते हैं. इसमें कुछ गुड्स रखते हैं और ये सारे सर्विसेज रखते हैं. होलसेल में एक चीज आपको ये देखने लायक है कि क्या कोई सर्विस दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, या कहीं सर्विस दिखाई दे रहा है. होलसेल प्राइस इंडेक्स डो नॉट मेजर द प्राइस चेंज इन सर्विसेज बाय, बिकॉज सर्विसेज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एट ए होलसेल लेवल. आपने होलसेल में कोई सर्विस कभी ली है? थोक में, थोक में मूवी देखा है आपने? पूरा मोहल्ला गया बाजार थिएटर में, बोला कि हम आए हैं थोक में मूवी देखने. कभी किसी सैलून में बाल कटवाने आप थोक में गए हैं? किसी स्पा सेंटर में कभी गलती से? तो होलसेल कंजम्पशन गुड्स का हो सकता है, पर होलसेल कंजम्पशन सर्विसेज का नहीं हो सकता. होलसेल प्राइस इंडेक्स की दिक्कत क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज. इट डजंट इंक्लूड सर्विसेज. सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता है. 6 तरीके. सीपीआई मेजर कौन करता है? आसान है. 2000 इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12 है. बेस ईयर वही कॉन्सेप्ट जो जीडीपी में यूज करते हैं, उसी बेस ईयर के मुकाबले हम देखते हैं कि कितना प्राइस राइज हो रहा है. बेस ईयर 2011-12 मेजर कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ. सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ. कितने तरीके के सीपीआई हैं? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, सीपीआई ऑल इंडिया अर्बन एरियाज में, सीपीआई ऑल इंडिया रूरल एरियाज में, सीपीआई ऑल इंडिया कंबाइंड. कंबाइंड का सीधा मतलब अर्बन प्लस रूरल. प्लीज, अर्बन प्लस रूरल, इसका मतलब अर्बन प्लस रूरल. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बहुत जरूरी है ये समझना. क्यों? क्योंकि ये है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के पास बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है कंज्यूमर. यहाँ रिटेलर लिख देता हूँ. और रिटेलर से सामान खरीदता है कौन? हम जैसे कंज्यूमर्स. हम जैसे कंज्यूमर्स. हम जैसे कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर के लेवल पे कितना प्राइस चेंज हो रहा है, ये अगर समझ में आ जाए तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं. हम इन्फ्लेशन को यहीं पे, वी कैन रेमेडी द इन्फ्लेशन. हम यहीं पे कोई ना कोई तरीका निकाल ले ताकि ये यहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेशन है, दैट इन्फ्लेशन शुड नॉट स्पिल ओवर टू द होलसेल लेवल. होलसेल पे आए ही ना वो इन्फ्लेशन, होलसेलर से रिटेलर पर आए ही ना वो इन्फ्लेशन. और अगर इन दोनों तक नहीं आया तो हमारे जैसे कंज्यूमर पे तो नहीं आएगा. एंड दैट इज वाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. What is again very important to understand is that it is an international standard कि लोग अलग देशों में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. भारत में भी इसके लिए सरकार प्रयासरत है. द गवर्नमेंट इज वेरी कीन ऑन रिप्लेसिंग WPI विथ PPI फॉर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स. इस बार IMF ने GDP मेजरमेंट को लेके कुछ सवाल उठाए और IMF ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो सुझाव दिए, उसमें भी ये लिखा कि रिप्लेस WPI विथ PPI. ठीक है. क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर के लेवल पे आपने ये समझ लिया कि कितना इन्फ्लेशन है. प्रोड्यूसर के लेवल पे यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्फ्लेशन या व्हाट इज द प्राइस राइज. एक प्रोडक्ट था जो 100 रुपए का हुआ करता था प्रोड्यूसर लेवल पे, मैं उस प्रोडक्ट को बनाता था और ये अब 110 रुपए का हो गया. ठीक है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे 10 रुपए बढ़ गई क्योंकि इसमें मैं एल्यूमिनियम यूज करता था, लिथियम यूज करता था, इसीलिए दिक्कत हो गई मुझे, प्राइसेस बढ़ गए. होलसेल लेवल पे मैं देख रहा हूँ यहाँ तो 10% बढ़ा. होलसेल लेवल पे ये आया होलसेलर के पास, होलसेलर इसे 150 रुपए का बेच रहा है. मैं देख रहा हूँ कि होलसेलर लेवल पे इतनी कीमतों में इजाफा कैसे हो गया. तो मैं किसको पकड़ूंगा? होलसेलर को. मैं रिटेलर के पास जा रहा हूँ, तब मुझे पता चल गया कि वो कितने का मार्जिन लगा रहा है उसको. तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के पता होने से
आप इस पूरे चैनल को, इस पूरे चेन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक बेहतर मेट्रिक है। एक और समस्या है कि प्रोड्यूसर्स ये बताना नहीं चाहते। तो सरकार के पास एक नियम है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008, उसमें ये बोला गया कि जो सर्वे करने आपके पास आया है उसे गलत जानकारी देने पे, उसे गलत इंफॉर्मेशन देने पे देयर आर पीनल क्लॉजेस, आपको सरकार पेनल्टी लगा सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आसान है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग गोज अप। बहुत सारे देश में अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग, भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और होगा, बांग्लादेश में कुछ और होगा। हर देश में अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर शहर में अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। मुंबई में बहुत है, बैंगलोर में बहुत है, दिल्ली में बहुत है, रांची में उससे कम होगा, किसी दूसरे पटना में उससे आसपास हो सकता है, इलाहाबाद में, बनारस में आसपास हो सकता है, और टीयर 3 सिटीज में इससे कम होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ रहा है किसी शहर में, ये बताता है कि उस शहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरली, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि बम्बई में कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत महंगा है मुंबई में, बट वहाँ तो मुकेश अंबानी रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पीपल, द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर देश में अलग होता है, इसीलिए इसका कोई एक फॉर्मूला, एक मेट्रिक ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप समझे कि ये भी एक तरीका है ये मापने के लिए कि बाजार में मुद्रास्फीति है या नहीं। हाउस प्राइस इंडेक्स आरबीआई ने ये शुरू किया है, और 10 मेजर सिटीज में इंडिया में वो देख रही है कि हाउसिंग के लिए कितनी महंगाई बढ़ गई। अगर आप अपना घर खरीदते हैं और रियल एस्टेट में कुछ खरीदते हैं, ऑफिस 1 BHK, 2D अपार्टमेंट 2 BHK, तो कितनी महंगाई बढ़ी है उसे देखने के लिए आरबीआई इस्तेमाल करती है हाउस प्राइस इंडेक्स का, और इससे हमें ये पता चलता है कि घर खरीदना कितना महंगा या कितना सस्ता हो रहा है। रेसिडेक्स, रेसिडेंशियल इंडेक्स से बना रेसिडेक्स, ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ही है एक, HPI इज हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जो शुरू किया गया 2007 में। शुरू किसने किया? NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। नेशनल हाउसिंग बैंक ने शुरू किया, और उसने 50 सिटीज, 18 राज्यों में 50 सिटीज का सर्वे किया, और उसने पता लगाया कि कीमतें घर खरीदने में कितनी बढ़ रही है। हाउ मच आर यू स्पेंडिंग मोर व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ न्यू हाउस। इसका बेस ईयर 2012-13 है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि किसी शहर में, खासकर इन 50 शहरों में, 18 स्टेट्स में ये शहर चुने गए, और इन शहरों में घर खरीदना, वहाँ रहना कितना महंगा या कितना सस्ता हो रहा है। Differences between WPI and CPI. Before I move on to this, I just need to add 1-2 things here. यहाँ पे एक चीज़ है जिसे मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। एक चीज़ होती है, जैसे अलग अलग तरीके के इन्फ्लेशन देखे हैं हमने, वैसे एक इन्फ्लेशन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडी वेंडर्स की वजह से, मान लेते हैं पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, आपके राशन दुकान ने कीमतें बढ़ा दी। वाई? बिकॉज दे वांट टू रियलाइज मोर प्रॉफिट्स, दिस इज नोन एज ग्रीडफ्लेशन। उसी तरीके से एक शब्द चलता है आजकल जिसे हम कहते हैं ग्रीनफ्लेशन। अगर आप ग्रीन रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं, तो उसमें जो कीमतों में इजाफा हो, अगर आप बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज लगाना चाहते हैं, उसकी कीमतों में जो इजाफा हो, इफ देयर इज प्राइस राइज व्हेन यू आर मूविंग टू ग्रीन इकोनॉमी, इट इज नोन एज ग्रीनफ्लेशन। वापस आते हैं जहां पे थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रेसिडेक्स। डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI, दोनों के बास्केट में डिफरेंस है। WPI और CPI के बास्केट्स में अंतर है। WPI का जो बास्केट है इसमें गुड्स हैं, CPI के बास्केट में गुड्स भी हैं, साथ साथ सर्विसेज भी हैं। WPI के बास्केट में नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा है, 60%। यहाँ पे फूड है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, हर वो चीज़ है जो एंड कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। हर वो चीज़ है जो एंड कंज्यूमर को इम्पैक्ट करती है। गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, दोनों के बास्केट अलग अलग हैं, इसीलिए इन दोनों में थोड़ी असमानता हम देखते हैं।
इंटरेस्टिंग है, एंजल्स एंड बेनेट्स लॉ। ये दो लॉ ऐसे बने जिन्होंने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 2023 में बहुत सारी चीजें पता चली, और ये लॉ भी वो सारी चीजों के बारे में बात करता है। क्या है ये लॉ, क्या है ये लॉ? पहले हम देखते हैं एंजल्स को, एंजल्स को देखते हैं पहले, एंजल्स लॉ। ये कहता है कि जैसे जैसे आपके इनकम में बढ़ोतरी होती है, एज योर इनकम गोज अप, एज योर इनकम गोज अप, द परसेंटेज ऑफ योर इनकम गोइंग ऑन फूड, जो खाने में जो आपका परसेंटेज इनकम है, प्लीज ध्यान देंगे इस बात को, परसेंटेज इनकम नीचे चला जाता है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं, कल तक आप 100 रुपए कमाते थे, एग्जाम्पल के तौर पे, कल तक आप 100 रुपए कमाते थे, 50 रुपए का खाना खा जाते, कितना परसेंट खर्च करते थे भाई? 50%। अब आप 1000 रुपए कमाते हैं, अभी भी 50 का ही खाएंगे, पेट तो वही है, अभी भी 50 का खाएंगे, कितना खर्चा है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? व्हाट इज 50 of 1000? 50 of 1000 इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, 5%, 5%, 5%। जैसे आपकी इनकम बढ़ी, द परसेंटेज इनकम हैज गॉन अप, ठीक है। लेकिन एंजल्स इसके साथ एक और चीज बोलता है, इसके साथ एक और चीज बोलता है कि परसेंटेज इनकम गोइंग ऑन फूड, और गोइंग नहीं, स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस। एक चीज और बोलता है, एब्सोल्यूट एक्सपेंस ऑन फूड गोज अप, एब्सोल्यूट। जैसे मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं आपकी आमदनी 100 रुपए की है और आप 50 रुपए खाने में खर्च करते हैं, तो कितना खर्चा कर रहे हैं आप? 50%। अब आपकी आमदनी 1000 रुपए हो गई, अब आप 100 रुपए खर्च कर पाते हैं खाने पे, ठीक। आमदनी बढ़ी, योर इनकम हैज गॉन अप, योर इनकम हैज गॉन अप। परसेंटेज कितना बढ़ा? परसेंटेज कितना बढ़ा? ये परसेंटेज टर्म्स में कम हो गया, द परसेंटेज अमाउंट 50 से नीचे आ गया 10 पे। लेकिन एब्सोल्यूट खर्चा जो है, पहले आप 50 रुपए खर्च करते थे, अब 100 रुपए खर्च कर पा रहे हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ आई तो मैं एक बॉक्स, एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। यहां लिखा इनकम, यहाँ परसेंटेज इनकम स्पेंट ऑन फूड, इनकम एक्सपेंस ऑन फूड, परसेंटेज इनकम स्पेंट ऑन फूड, एब्सोल्यूट इनकम स्पेंट ऑन फूड। आपकी इनकम 100 रुपए थी, खाने पे खर्च 50 रुपए करते थे, कितना परसेंट है वो आपकी इनकम का? 50%। एब्सोल्यूट इनकम स्पेंड कितना करते थे? 50 रुपए। अब आपकी इनकम 1000 रुपए है, आप कितना खर्च कर रहे हैं खाने पे? 1000 रुपए। कितना परसेंट, सॉरी, कितना खर्च कर रहे हैं खाने पे? 100 रुपए। ये 100 रुपए आपकी इनकम का कितना परसेंट है? 10%। एब्सोल्यूट खर्चा कितना हो रहा है? 100 रुपए। क्या आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, इंक्रीज, वैसे आपका परसेंटेज एक्सपेंस डिक्रीज, बट योर एब्सोल्यूट एक्सपेंस इंक्रीज। किस पे? खाने पे। यही कहना है एंजल के लॉ का, एंजल्स लॉ।
उसी तरीके से बेनेट के लॉ का कहना है, दूसरा लॉ है सर, दूसरा लॉ है बेनेट का लॉ। बेनेट का लॉ, मुझे उम्मीद है कि आप ये देख पा रहे हैं। बेनेट का लॉ, बेनेट के लॉ का कहना है कि जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ते हैं, एज योर इनकम्स गो अप, द एक्सपेंस ऑन कार्ब कार्बोहाइड्रेट्स गोज डाउन। कार्बोहाइड्रेट पे आप कम स्पेंड करते हैं, अब आप स्पेंड किस पे करते हैं? अब आप प्रोटीन रिच खाना खाते हैं, आप मिनरल्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं। द एक्सपेंस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स गोज डाउन एंड एक्सपेंस ऑन प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब ऊपर जाता है। और ये सब किससे पता चला? ये सब चीजें हमें पता चली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसे कैसे स्पेंड कर रहा है घर, वो सर्वे हुआ CES 2023 में। यहाँ हमें पता चला कि 2005 के बाद अचानक से एक कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है, क्योंकि देश में भी आर्थिक वृद्धि हो रही है, लोगों की कमाई बढ़ी है। आगे बढ़े, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, जिस एक्ट के बारे में बोल रहा था। अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास एक सर्वेयर आता है NSO का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, और आपसे पूछता है कि भाई कितना आप पिछले महीने कितने में बेचते थे ये पेन, इस महीने कितने में बेच रहे हैं, आपने बताने से मना किया या आपने गलत डेटा दिया, हो सकता है कि वो आप पे पेनल्टी लगा दे। ये लिखा है कहाँ? ये लिखा है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट में। इसीलिए द डेटा शुड बी फर्निश्ड विथ इंटीग्रिटी। आप समझिए इस बात को, अगर डेटा नहीं होगी सरकार के पास तो सरकार कोई भी काम कैसे कर पाएगी? इसलिए जरूरी है कि सरकार के पास डेटा हो, सही डेटा हो। कोर और अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, दो तरीके की इन्फ्लेशन है। एक इन्फ्लेशन है जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, यह वो इन्फ्लेशन है जहां पे हम इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन अ नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग, ध्यान से, फूड एंड फ्यूल। जो खाद्यान्न और फ्यूल में जो इन्फ्लेशन है उसे भी मेजर करते हैं, उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन measured on a number of goods and services, हर चीज में मेजर करेंगे, लेकिन माइनस फूड एंड फ्यूल पे मेजर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट यही करता है, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे यही आता जाता है। ठीक है, तो किसे मेजर करेंगे? सब चीज के बारे में मेजर करेंगे, लेकिन फूड एंड फ्यूल को मेजर नहीं करेंगे, और उसे हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। और ये जो डेटा आएगा सरकार के पास, दिस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आप मुझे सोच के बताइए कि अगर इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स को परेशान कर रहा है तो हमें उसका उपाय करने के लिए किसकी तरफ देखना चाहिए? मेरे लिए मेरा पेट्रोल महंगा हो गया, मेरे खाने का सामान महंगा हो गया, आलू प्याज टमाटर महंगे हो गए, तो वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। सरकार किसे देखती है? सरकार इसे देखती है फॉर शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन। अचानक से इंटरवीन करना है मार्केट में, तो किस डेटा को देखा जाएगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन को, क्योंकि फूड और फ्यूल हम कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, हर दिन हर मोमेंट इंपैक्ट करता है। सुपर कोर इन्फ्लेशन, ये एक फेडरल रिजर्व आपने सुना होगा, एक अमेरिकी सेंट्रल बैंक का नाम है, और सुपर कोर की बात करते हैं। सुपर कोर का मतलब कि कोर के अंदर भी एक कोर है, कोर के अंदर भी एक कोर है। और किस तरीके के सर्विसेज में इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है? ऐसे सर्विसेज में जो कि फूड, एनर्जी और हाउसिंग सेक्टर को एक्सक्लूड कर रहा है। ऐसे सिर्फ ऐसा सर्विस जो कोई भी सर्विस हो पर फूड सर्विस ना हो, एनर्जी सर्विस ना हो, हाउसिंग सर्विस ना हो, क्योंकि इसमें भी डिमांड फ्लक्चुएट करता है। जब आप सुपर कोर इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत 15 साल के लिए प्लान कर सकते हैं, 10 साल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल चीजें हैं जिसकी वजह से बाजार में इन्फ्लेशन है। Cobweb cycle. This is actually used for tomatoes, onions, and potatoes.
क्या होता है, आपने देखा होगा, टमाटर कभी 2 रुपए किलो, कभी 60 रुपए किलो, आलू कभी 60 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो, प्याज कभी 100 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो। ये 3 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्यान्न हैं, जिसमें को लेके सरकार और किसान दोनों परेशान हैं। कभी डिमांड बढ़ा, देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। डिमांड बढ़ा, प्राइसेस बढ़ी, फार्मर्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर, किसान जो है ज्यादा पैदावार करने लगे, ज्यादा पैदावार हो गई, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ा, प्राइसेस क्रैश कर गई। जब प्राइस क्रैश कर गया, मतलब अब 1 रुपए में टमाटर फेंक के चला जा रहा है किसान, तो टमाटर के किसान ने सोचा कि भाई टमाटर उगाना है। अगले बार फिर से सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया तो डिमांड तो ऐसे भी ज्यादा दिखेगा, सप्लाई कम हो गया तो डिमांड तो ऐसे भी ज्यादा दिखेगा, डिमांड तो नॉर्मल है ही बाजार में। जब सप्लाई कम हुआ और डिमांड बढ़ गया, यहां पे फिर प्राइस राइज हो गया। सो यू सी प्राइस राइज हियर, प्राइसेस गो अप, एंड यू सी प्राइस फॉल हियर, एंड दिस इज ए कॉब वेव। ये एक साइकिल है जिसमें किसान भी फंस जाता है और जिसमें सरकार भी इंटरवीन करने में बहुत दिक्कतें महसूस करती है। इन्फ्लेशन ग्रोथ ट्रेड ऑफ, मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन और ग्रोथ दे वॉक हैंड इन हैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो हाथ पकड़ के चलते हैं। तो इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना इन्फ्लेशन तक हम लोग बर्दाश्त करने की काबिलियत हमें है, हम कितना इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, बस इसीलिए कि हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बीच एक बहुत फाइन बैलेंस की जरूरत है। There needs to be a fine balance between growth and inflation so that inflation does not shoot off just because it is leading to growth. Just because inflation से growth मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप inflation को बढ़ने देंगे, और just because growth हो रहा है, growth करने के लिए आपने inflation होने दिया। तो inflation और growth के बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस की जरूरत होती है। अगर inflation और growth दो इंसान हैं और इन दोनों को मैंने एक seesaw पे बिठा दिया, I have made them sit on a seesaw, there needs to be a very fine balance. ग्रोथ का मतलब जीडीपी गोज अप, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस आर राइजिंग। आप प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दे सकते, और इसका मतलब ये भी नहीं कि प्राइस राइज की के डर से आप दुबक के बैठ गए, आपने सोचा कि ग्रोथ होना ना भी हो तो चलेगा, भाई प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, दिस इज ऑल्सो बैड। थोड़ा प्राइस बढ़े, थोड़ा ग्रोथ हो, दोनों साथ साथ चलें, हम इसी की कोशिश में रहते हैं। और जिम्मेदारी कौन उठाता है? सरकार, और सरकार के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट्स मेजर्स टू कंट्रोल प्राइसेस, सरकार दो तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल करती है। पहला तरीका है फिस्कल पॉलिसी, प्लीज फिस्कल पॉलिसी, सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस लेके आती है, एक्सपेंडिचर लेके आती है, इन सब को रेगुलेट करके ग्रोथ और इन्फ्लेशन को एक सही अनुपात में रखती है। दूसरा क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, और इसकी कमान किसके हाथ में है? इसकी कमान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ। तो ये जो दो चीज़ें हमने बोर्ड पे लिखी हैं, आने वाले क्लासेस में हमारे जो क्लास का एजेंडा होगा वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, और कैसे ये दोनों की मदद से हम ग्रोथ को भी अच्छा रखते हैं और ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को एक सही रेंज में रख पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की क्लास में ये सीखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं, इन्फ्लेशन का प्रभाव कैसे पड़ता है, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए कौन कौन से इंडेक्सेस है हमारे पास, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में कुछ कमिटीज़ बनाई हैं सरकार ने, जिस कमिटीज़ का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, कमिटीज़ का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा भी है। ये दो कमिटी हैं, BN गोलदार कमेटी और रमेश चंद कमेटी। ये दोनों कमेटी की जिम्मेदारी है, 2017 में गोलदार कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है ऑलरेडी, और रमेश चंद्र कमेटी ने
2025 में बनाई गई है। ये सरकार को ये सुझाव दे रही है कि किस तरीके से WPI से खिसक कर हम लोग PPI की तरफ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें सीखी, समझी और आज के क्लास का भरपूर लाभ उठाया। अगर आप इन्फ्लेशन समझते हैं तो आप बहुत चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन मापने के तरीके को समझते हैं, आप बेनेट का लॉ समझते हैं, आप एंजल्स का लॉ समझते हैं, तो आपके लिए इकोनॉमी का सफ़र, इंडियन इकोनॉमी को समझना आसान होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें भी समझ में आई। सरकार क्या करती है? सरकार या तो फिस्कल पॉलिसी लेके आती है जहाँ पे टैक्सेस की बात होती है और सरकार अपने खर्चे की बात करती है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो कि RBI चलाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।